हेलो। जितने भी भक्त लोग बाहर खड़े हैं पांडाल में आ जाएं। महाराज श्री पदार्थ से कहें कथा प्रारंभ होने वाली है। चलिए साहब, क्या पढ़ रहे थे? काल युग का वर्गीकरण हो गया ना। लिखें थांडाई का वर्गीकरण। थांडाई का वर्गीकरण गुरुजी 2 बार, बिल्कुल 2 बार। आ जाओ भाई, आ जाओ। ठीक है, थांडाई का वर्गीकरण याद रहे। थांडाइक ने चिंतन के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए थांडाइक ने चिंतन के आधार पर या विचारों के आधार पर व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए, तो 3 प्रकार बताए। लिखें थांडाइक का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण? थांडाइक का वर्गीकरण। याद रहे थांडाइक ने चिंतन या विचारों के आधार पर व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए। ठीक है, मेरा ये जूता खुला खुला सा क्यों लग रहा है? लेस खुल गई है ना? उड़ता हुआ तीर ले रहा है। लेकिन थांडाइक ने चिंतन या विचारों के आधार पर थांडाइक ने चिंतन या विचारों के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए। थांडाइक ने चिंतन या विचारों के आधार पर व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? तो 3 प्रकार बताए। थांडाइक ने चिंतन या विचारों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? तो 3 प्रकार बताए। चिंतन या विचारों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए। कंप्लीट, ये याद रखो। पहला है प्रत्यय विचारक। कौन सा विचारक बेटा? प्रत्यय विचारक। प्रत्यय विचारक। दोस्तों प्रत्यय विचारक का मतलब क्या होता है, इस बात को समझें कि इस व्यक्तित्व के लोग किसी भी विषय वस्तु के संबंध में गहराई में जाकर विचार या चिंतन नहीं करते। मतलब ऊपर ऊपर से जो हो रहा है जो ठीक हो रहा है बस। कभी कोई अधिकारी कोई नेता होता ना, मुझे इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जबकि जानकारी पूरी होती है। ज़्यादा टेंशन ज़्यादा लोड नहीं लेते हैं, काम को टरका देते हैं। सर चेतन मन के बारे में वापस बताओ। चेतन मन को अचेतन मन और अर्धचेतन तीनों मन में सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत पढ़ूंगा। इड ईगो सुपर ईगो अपने व्यक्तित्व का सिद्धांत है, उसमें पूरा डिटेल से पढ़ूंगा बेटा, है ना। फिर भी आपने पूछा है तो समझ लीजिए कि मन का वह भाग जो अपना ध्यान विषय वस्तु पर केंद्रित करे, चेतन मन कहलाता है। मन का वह भाग जो अपना ध्यान विषय वस्तु पर केंद्रित न कर बाह्य जगत में विचरण करता हो, अचेतन मन कहलाता है। पूर्व में सीखी गई विषय वस्तु का समय पर ध्यान में न आकर कुछ बाधाओं की बात ध्यान में आना, अर्धचेतन मन कहलाता है। तो याद रखना इस तथ्य में क्या है, लिखें इस व्यक्तित्व के लोग किसी भी विषय वस्तु के संबंध में, इस व्यक्तित्व के लोग किसी भी विषय वस्तु के संबंध में, इस व्यक्तित्व के लोग किसी भी विषय वस्तु के संबंध में, इस व्यक्तित्व के लोग किसी भी विषय वस्तु के संबंध में गहराई में जाकर विचार या चिंतन नहीं करते। इस व्यक्तित्व के लोग किसी भी विषय वस्तु के संबंध में गहराई में जाकर विचार या चिंतन नहीं करते। किसी भी विषय वस्तु के संबंध में गहराई में जाकर विचार या चिंतन नहीं करते।
मतलब ऊपर ऊपर से थिंकिंग वाला प्रोसेस इनका चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखें, गहन विचारक। कौन सा विचारक बेटा? गहन विचारक। कौन सा विचारक? गहन विचारक। गहन विचारक क्या कहते हैं कि प्रत्येक विषय वस्तु की गहराई में जाकर विचार या चिंतन करते हैं, मतलब बाल की खाल निकालते हैं। जैसे जांचकर्ता, शोधकर्ता, वैज्ञानिक जो होते हैं ना, ये हर चीज की डिटेल में जाकर बात या रिसर्च करते हैं। लेकिन इस व्यक्तित्व के लोग इस व्यक्तित्व के लोग प्रत्येक विषय वस्तु की गहराई में जाकर विचार या चिंतन करते हैं। इस व्यक्तित्व के लोग प्रत्येक विषय वस्तु की गहराई में जाकर विचार या चिंतन करते हैं। तीसरा है स्थूल विचारक। दूसरा कौन सा था? गहन विचारक। तीसरा आ जाता है स्थूल विचारक। कौन सा बेटा? स्थूल विचारक। स्थूल विचारक के संबंध में अगर हम बात करते हैं, क्या स्थिति रहती है? देखो, लिखें, इस व्यक्तित्व के लोग प्रत्यक्ष वस्तु होने पर ही विचार या चिंतन करते हैं। इस व्यक्तित्व के लोग प्रत्यक्ष वस्तु होने पर ही विचार या चिंतन करते हैं। इस व्यक्तित्व के लोग प्रत्यक्ष वस्तु होने पर ही विचार या चिंतन करते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकली बात ध्यान रखना, इस व्यक्तित्व के लोग प्रत्यक्ष वस्तु होने पर ही क्या करते हैं? विचार या चिंतन करते हैं। कंप्लीट। तो थार्नडाइक ने विचार या चिंतन के आधार पर व्यक्तित्व के कितने भेद बताए? तो 3, प्रत्यय, गहन और स्थूल। पाश्चात्य दृष्टिकोण में अंतिम वर्गीकरण हम पढ़ेंगे आइजेनेक का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण बेटा? आइजेनेक का वर्गीकरण। और आइजेनेक ने जैविक एवं आनुवांशिक कारकों के आधार पर व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार बताए। आपने अंतर्मुखता, बहिर्मुखता, कौन सा बेटा? अंतर्मुखता, बहिर्मुखता, तंत्रिका, ताप, स्थिरता, मनोविकृति, नैतिकता, 3 प्रकार देखे होंगे या सुने होंगे। ठीक है, तो आगे वाला जो वर्गीकरण है इसको अच्छे से समझिएगा। आइजेनेक का वर्गीकरण किसका है बेटा? आइजेनेक का वर्गीकरण कौन सा वर्गीकरण? आइजेनेक का वर्गीकरण। दोस्तों, आइजेनेक का जो वर्गीकरण है, जैविक कारकों एवं आनुवांशिक कारकों के आधार पर व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? 3। लिखें, आइजेनेक ने जैविक एवं आनुवांशिक कारकों के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए। आइजेनेक ने जैविक एवं आनुवांशिक कारकों के आधार पर व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? तो 3 प्रकार बताए। आइजेनेक ने जैविक एवं आनुवांशिक कारकों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए बेटा? 3 प्रकार बताए। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं तो वो देखो, लिखना नहीं अभी, है ना। अंतर्मुखता, ठीक है, अंतर्मुखता बनाम बहिर्मुखता। अंतर्मुखता बनाम बहिर्मुखता। नंबर 2, तंत्रिका ताप बनाम स्थिरता। नंबर 3, मनोविकृति बनाम नैतिकता। आइजेनेक का जो वर्गीकरण है जैविक और आनुवांशिक कारकों के आधार पर
जिसमें फिजिकल स्ट्रक्चर और मेंटल स्ट्रक्चर को ही प्रमुख माना गया। जेबी का मतलब फिजिकल होता है और आनुवांशिकता का मतलब बुद्धि से होता है। दो चीजें समझो। आइजेने का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के दो छोर होते हैं, दो भाग होते हैं, दो मुंह होते हैं, दो हिस्से होते हैं, और व्यक्ति अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग व्यवहार को, अलग अलग व्यक्तित्व को प्रकट करता है। कैसे, समझो। आइजेने के अनुसार जब व्यक्ति एक छोर पर अंतर्मुखता के गुण प्रकट करता है तो वो असामाजिक व्यवहार प्रकट करता है और किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करता, तथा दूसरे छोर पर जब व्यक्ति बहिर्मुखता के गुण प्रकट करता है तो वो सभी से बातचीत करना पसंद करता है और सामाजिकता के गुण प्रकट करता है। और इंट्रोवर्ट व्यक्ति होता है, हर किसी से बात नहीं करता। एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति होता है, हर किसी से उछल उछल कर बात करता है। जैसे मेरा उदाहरण लो, अगर मैं परेशान हूं तो मैं किसी से बात नहीं करूंगा, इसका मतलब अंतर्मुखता के गुण हो गए। और जब मैं खुश हूं तो मैं सभी से बात करूंगा, इसका मतलब बहिर्मुखता के। वो व्यक्ति एक, लेकिन व्यक्तित्व के छोर कितने, दो। एक ही व्यक्ति है, परेशान भी हो सकता, खुश भी हो सकता। परेशान है तो अंतर्मुखता में जाएगा और खुश है तो बहिर्मुखता में जाएगा। यहां पर यह बात रही। तंत्रिका ताप, तंत्रिका ताप का मतलब बुखार, शरीर में रोग, स्नायु विकृति भी कहते हैं इसको। जब व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो तो वो अति संवेदनशील व्यवहार करता है, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता है, चिड़चिड़ा बेचैनीपूर्ण व्यवहार प्रकट करता है। और जब व्यक्ति स्वस्थ होता है तो उसके व्यवहार में स्थिरता होती है और वो शांत और संयमपूर्ण व्यवहार करता है, सभी के साथ समान व्यवहार करता है। ठीक, जब यहां तो व्यक्ति की तबीयत खराब हो, यहां पर व्यक्ति का दिमाग खराब हो, मनोविकृति। जब व्यक्ति मनोविकृति से, एक छोर पर मनोविकृति से ग्रसित होता है तो वह असंवेदनशील व्यवहार, असामाजिक कार्य करता है तथा अल्प स्मृति रखता है। तथा जब व्यक्ति दूसरे छोर पर नैतिकता से प्रभावित होता है तो व्यक्ति आदर्शात्मक और सहयोगात्मक सामुदायिकता का व्यवहार प्रकट करता है। बोलो, व्यक्ति एक, व्यवहार करने के तरीके अलग अलग। लिखें तो कितने प्रकार बताए थे, तीन। पहला लिखो अंतर्मुखता बहिर्मुखता। अंतर्मुखता बहिर्मुखता। अंतर्मुखता बहिर्मुखता। कौन सा बेटा, अंतर्मुखता बहिर्मुखता। लिखें, आइजेने के अनुसार जब व्यक्ति, आइजेने के अनुसार जब व्यक्ति, आइजेने के अनुसार जब व्यक्ति, आइजेने के अनुसार जब व्यक्ति एक छोर पर, जब व्यक्ति एक छोर पर अंतर्मुखता को प्रकट करता है, अंतर्मुखता को प्रकट करता है, अंतर्मुखता को प्रकट करता है। किसको प्रकट करता है बेटा, अंतर्मुखता को प्रकट करता है तो वह असामाजिक व्यवहार प्रकट करता है, तो वह असामाजिक व्यवहार प्रकट करता है, तो वह क्या करता है बेटा, असामाजिक व्यवहार प्रकट करता है। तथा दूसरे छोर पर, तथा दूसरे छोर पर, तथा दूसरे छोर पर बहिर्मुखता के कारण, दूसरे छोर पर बहिर्मुखता के कारण, दूसरे छोर पर बहिर्मुखता के कारण वह सामाजिकता के गुणों को प्रकट करता है, वह सामाजिकता के गुणों को प्रकट करता है। दूसरे छोर पर बहिर्मुखता के कारण वो किसको बेटा, सामाजिकता के गुणों को प्रकट करता है। कंप्लीट। तो ये सारी बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। दूसरा कौन सा बेटा, तंत्रिका ताप बनाम स्थिरता। व्यक्ति का व्यक्तित्व दो छोरों पर होता है, अंतर्मुखता में बटा होता है, बहिर्मुखता में बटा होता है। जब व्यक्ति परेशान होता है अंतर्मुखी होगा और खुश होता है तो बहिर्मुखी होगा। तंत्रिका ताप बनाम स्थिरता।
लेकिन आइजेनेक के अनुसार जब व्यक्ति तंत्रिका ताप से ग्रसित होता है, आइजेनेक के अनुसार जब व्यक्ति तंत्रिका ताप से ग्रसित होता है, तंत्रिका ताप से ग्रसित होता है, आइजेनेक के अनुसार जब व्यक्ति तंत्रिका ताप से ग्रसित होता है, तो वह अति संवेदनशील व्यवहार, छोटी छोटी बातों पर उछल कूद करता है ना, अति संवेदनशील व्यवहार एवं बेचैनीपूर्ण व्यवहार प्रकट करता है। मतलब बुखार आया या हल्की सी चोट लगी, हल्का सा सिर में दर्द, ठसकने लगता है, ऐसा जैसे प्राण अभी जाने वाले हों। तो अति संवेदनशील व्यवहार एवं बेचैनीपूर्ण व्यवहार प्रकट करता है। तथा दूसरे छोर पर स्थिरता के कारण व्यक्ति शांत संयम एवं आत्मनियंत्रण का व्यवहार प्रकट करता है। शांत संयम एवं आत्मनियंत्रण का व्यवहार प्रकट करता है। शांत संयम एवं आत्मनियंत्रण का व्यवहार प्रकट करता है। तीसरा कौन सा? दिमाग खराब। पहले तो तबीयत खराब हो, अब दिमाग खराब हो। लिखें मनोविकृति बनाम नैतिकता। अच्छा, दिमाग ज्यादा लड़कियों का खराब रहता है कि लड़कों का? छोरियां तुम भी तो कुछ बोलो। वाह, हो गया कल्याण। लिखें मनोविकृति बनाम नैतिकता। लिखें आइजेनेक के अनुसार जब व्यक्ति एक छोर पर मनोविकृति से ग्रसित होता है, जब व्यक्ति एक छोर पर मनोविकृति से क्या होता है बेटा? ग्रसित होता है, मनोविकृति से ग्रसित होता है, तो वह असंवेदनशील व्यवहार प्रकट करता है, असंवेदनशील व्यवहार प्रकट करता है और असामाजिक गतिविधियों में भाग लेता है, और असामाजिक गतिविधियों में भाग लेता है, असामाजिक गतिविधियों में भाग लेता है। असामाजिक गतिविधियों में क्या लेता है बेटा? भाग लेता है। जबकि दूसरे छोर पर नैतिकता के कारण वह आदर्शात्मक एवं व्यवहारात्मक गुणों को प्रकट करता है। आदर्शात्मक एवं व्यवहारात्मक गुणों को प्रकट करता है। अब आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जाए, देखो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी कार्ल युंग का है, और अंतर्मुखता और बहिर्मुखता आइजेनेक का है। ये एक ही नहीं है, अलग अलग है। ठीक है। पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण मुझे आपको करवाना था वो मैंने आपके सामने कर दिया। अब हम बात करेंगे भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण। भारतीय दृष्टिकोण में दो ही वर्गीकरण है। गीता के अनुसार, गीता कोई महिला नहीं है, गीता सार, गीता भगवत गीता है ना,
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब गीता का उपदेश दिया था तब उन्होंने 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए कर्मों एवं गुणों के आधार पर, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, सात्विक, राजसिक एवं तामसिक। हे पार्थ, मनुष्य 3 प्रकार का होता है, सभी का भला चाहने वाला, सत्ता का विस्तार करने वाला और चांडाल प्रवृत्ति का होता है। कितने आइटम होते हैं? 3। टोपी वाले, है ना, समझ रहे हो ना? चलिए साहब, भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण, हेडिंग डालें, भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण। पहला लिखें, गीता सार के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण। हे भगवान, गीता सार के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण। दोस्तों, गीता सार के अनुसार व्यक्तित्व के वर्गीकरण के संबंध में अगर हम बात करते हैं तो प्रैक्टिकली बात ध्यान में रखो, समझो। गुरु आप हो कहां? कहीं दिख नहीं रहे, मैं यही हूं, है ना, अंतरात्मा से देखो मुझे। भगवान श्री कृष्ण ने यही तो कहा था कि मैं ही ईश्वर हूं। देखो, जिंदगी में अगर किसी प्रकार का खेल दिखाना है तो भगवान श्री कृष्ण जैसा दिखाना है। बचपन से लेकर जवानी तक, है ना, उन्होंने हर प्रकार की लीला रची है, मजे नहीं लिए, है ना। बचपन उन्होंने सबसे बेहतरीन तरीके से जिया है। जितनी भी लीलाएं रची है वो उनकी मर्जी के अनुसार हुई है। भगवान श्री राम रामायण में और आपको अगर भगवान श्री राम में और श्री कृष्ण में अगर कभी अंतर के बारे में पूछा जाए ना, तो भगवान श्री कृष्ण हर परिस्थिति में अपने आप को ही लीड रोल में मानते थे। भगवान श्री राम ने कभी भी अपना परिचय यूं नहीं कहा मैं भगवान, उन्होंने एक ही बात कहा, मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं, यही कहा। और भगवान श्री कृष्ण ने तो एक ही बात की, जो उखाड़ना उखाड़ दो, मैं ही भगवान हूं, है ना। तो हे पार्थ, तुम मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हारा, है ना, कल्याण होगा। मतलब हर परिस्थिति में, चाहे दुश्मन सामने खड़ा है तो भी हार नहीं मानी, हर प्रकार की रीतिगत बात की। तो वर्तमान समय भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्हों पर चलने वाला ही है ना। अब तुम इसका नालायकों अलग ही अर्थ निकाल रहे हो, है ना। तो गीता सार के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण। मैं सब समझता हूं। चलिए साहब, अब देखें कैसे गीता में कर्मों एवं गुणों के आधार पर, कर्मों एवं गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के कितने 3 प्रकार बताए गए। कितने प्रकार बताए गए? 3 प्रकार बताए गए। कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार बताए। मैथमेटिशियन कहां के हो आप? दोषा। इसका व्यक्तित्व ही पूरा अलग है। पॉजिटिवनेस में, अपनी मस्ती में मस्त है। मैंने ये चीज नोट की, ये जब क्लास में इंटर करता है ना, तो कौन कहाँ बैठा हुआ, क्या बैठा हुआ, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको जिस उद्देश्य के लिए आया उस उद्देश्य पर टारगेट है। मैंने इस चीज़ को नोट किया है। मैं सबकी खोपड़ियाँ देखता हूँ, कौन खोपड़ी कितनी कहाँ तक चल रही है ना, है ना। सर घेवर खिला दो, गजब है, मतलब खाना पीना पढ़ना नहीं है ना, घेवर खिला दो, है ना। जैसे मेरे लिए तुमने तीज का व्रत रखा हो, गजब कर रहे हो यार, है ना। तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण,
सत्वगुण वालों का रंग कैसा होता है बेटा? सफेद, मतलब मन के साफ होते हैं और सभी का भला चाहते हैं। है ना? तो ध्यान दीजिएगा, ईश्वर एवं धर्म में विश्वासी, धर्म में विश्वासी, ईश्वर एवं ये क्या करते हैं? धर्म में विश्वास करते हैं, सभी का भला चाहते हैं। वसुदेव कुटुंबकम की भावना होती है इनमें। आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोग, कौन सी प्रवृत्ति के लोग? और जैसे साधु, संत, योगी, सन्यासी, है ना? साधु, संत, योगी, सन्यासी, ठीक है? तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है ना? साधु, संत, योगी, सन्यासी। संत न होते संसार में तो जल जाता संसार। आपने एक आध्यात्मिक निर्गुणी भजन सुना हो तो प्रैक्टिकल चीजें हैं। इस पृथ्वी पर पाप इतना है कि जो पवित्र आत्मा के जो लोग होते हैं उनकी वजह से ही कुछ न कुछ चीजें बची हुई, बाकी तो हरकतें ही कुछ और हैं, है ना? फिर आता है बेटा रजोगुण। कौन सा गुण? रजोगुण। इसे हम राजसी कहते हैं। इनका जो रंग होता है वो कैसा होता है? लाल होता है। याद रखना, ये सत्ता प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं, मतलब साम्राज्य विस्तार इनका विशेष फोकस होता है। ये सत्ता प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। किसके लिए कार्य करते हैं? सत्ता प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। ये सत्ता प्राप्ति के लिए क्या कर सकते हैं? हिंसा भी कर सकते हैं, ये करते हैं। लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं। ये भोग विलासी होते हैं, मतलब आराम पसंद की वाला जिंदगी, है ना? शौकीन जिवड़ा है ये, है ना? जैसे सेठ, साहूकार, राजनेता, मंत्री, राजा, ये सारे रजो में। फिर आता है तमोगुण। इनका रंग कैसा होता है? काला। ये मन के काले होते हैं। ये दूसरों का धन हड़पना चाहते हैं। इनसे दूसरों का सुख देखा नहीं जाता। जैसे ये चांडाल प्रवृत्ति के होते हैं, काला जादू करने वाले। जैसे चोर, डाकू, दास, गुलाम, ये सारे इसमें ही आते हैं। तो कितने प्रकार का वर्गीकरण दिया बेटा? ये इसके बाद, ठीक है? हैं? चांडाल प्रवृत्ति जो शमशान घाट में जादू टोना टोटकों को साधते हैं ना, वो उसमें चांडाल एक प्रकार की कैटेगरी है जिसके अंदर लोग जादू, हाँ, मुर्दों के साथ में वो क्रियाएं करते हैं। वो छापो, अगोरी आ सकता है। आवाज नहीं,
रजोगुण और रजो दर्शन अलग अलग है क्या? एक ही बेटा, रासिक कहो या रजोगुण कहो, एक ही है। ओ है आराम पसंदगी, मज्जानी लाइफ। जो देखो यहाँ पर हम प्रवृत्ति के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो जैसे भगत सिंह हुए, राजगुरु हुए, सुखदेव हुए, है ना, इनकी प्रवृत्ति जन कल्याण थी। इनके मन में किसी प्रकार का मेल नहीं था, सफ़ेद रंग के थे। सत्ता प्राप्त करने का, भगत सिंह जी को सत्ता प्राप्त करने का कहीं लालच नहीं था। भगत सिंह जी ने कहीं लिखा मुझे अधिकारी बनना है। सत्ता प्राप्त करने का मतलब क्या है? राज करना नहीं होता, उनका उद्देश्य था ही नहीं। वो आजाद भारत चाहते थे। पद्मनी वाला राघव चेतन चांडाल प्रवृत्ति का ही है। अलाउद्दीन खिलजी से उसने मित्रता की थी ना, राघव चेतन चांडाल ने, वही है। बदला लेना चाहता था वो। आगे आता है चरक संहिता के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण। किसके अनुसार? चरक संहिता के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण।
चरक संहिता के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण। आयुर्वेद जिसे हम कहते हैं, चरक संहिता के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण। दोस्तों, चरक संहिता के अनुसार व्यक्तित्व के वर्गीकरण का संबंध अगर हम देखें तो क्या स्थिति रहती है, वो चीज को महसूस करें। चरक संहिता के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण। चरक संहिता में विकार या रोग दोष बीमारी के आधार पर, चरक संहिता में विकार रोग या दोष के आधार पर व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? 3। वात, पित्त और कफ। जब ये 3 हमारे शरीर के अंतर्गत पंच तत्व होता है, इन पंच तत्वों से 3 प्रकार की चीजें बनती, वात, पित्त और कफ। जब ये वात, पित्त, कफ अनबैलेंस होते हैं तो हमारे में कई प्रकार की बीमारी आती है। ठीक है, तो देखो कैसे। चरक संहिता में विकार, रोग या दोषों के आधार पर या दोष के आधार पर व्यक्तित्व के कितने? 3 प्रकार बताए गए। कितने प्रकार बताए गए बेटा? 3 प्रकार बताए गए। अब ये 3 प्रकार जो हैं कौन कौन से हैं तो देखो। पहला कौन सा है? वात। वात का निर्माण जो होता है वायु, धन, आकाश से होता है। ठीक है। दूसरा जो है पित्त। ठीक है, इसका जो निर्माण होता है वायु, धन, अग्नि से होता है। किससे होता है? वायु, धन, अग्नि से होता है। तीसरा आता है कफ। ठीक है, पृथ्वी, धन, जल से। अच्छा, जब बच्चा पैदा होता है उसका वेट कितना होता है? 3 से 3 किलो के लगभग, 4 किलो नहीं होता, 3 किलो का अप्रोक्स होता है, 3, 3.5, 2.5 यही होता है। आदमी जब पैदा होता है, बच्चा जब पैदा होता है, उसका जितना वेट होगा जब वो मरता है उतना ही उसका वेट होगा। जब हम किसी इंसान पैदा हुआ 2.5 किलो या 3 किलो का हुआ, जब उसको जलाते हैं ना तो उसकी अस्थियां जो बचती है ना उसका वेट भी उतना ही होगा। खोपड़ी की, जांघों की, टखने की और यहाँ वाली जो हड्डियाँ, शेष हड्डियाँ सारी राख नहीं बनती, हड्डियाँ बच भी जाती है। उन हड्डियों को इकट्ठा करके वेट करो, जितना पैदा हुआ था उसी समय उतना ही वेट रहा। अकड़ कर चलते हैं, मैं इतना हूँ, मैं ये हूँ, मेरे पास ये है, वो मेरे कुछ नहीं है। तो 2.5 किलो का था तो 2.5 किलो का ही रहेगा, ये हकीकत है। अब बताओ, प्रकृति का नियम को चेंज करना चाहे तो करके दिखाओ कोई। अहंकार फलीफूद कर रहे हैं जबकि है कुछ नहीं। तो भाई सीधा जैसा कथन ये आना, वात, पित्त और कफ के अंतर्गत हम बात करते हैं। इनकी विशेषताएं आप अच्छे से जानते हो। ठीक है, भारी भरकम शरीर, मोटा पेट, खाने पीने के शौकीन, मस्त मौला है ना। घूमना फिरना क्या करता है? अच्छा लगता है, इन्हें अच्छा लगता है। आँख है। इनका जो विकार है, इनकी बीमारी जो, जब किसी का विकार ये वात बिगड़ जाता है ना, तो चाहे वो दुबला पतला हो चाहे मोटा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जब वात बिगड़ेगा इसका मतलब श्वास की बीमारी आएगी, अस्थमा होगा ही होगा, फिर जिंदगी भर वो पंप चल देगा। मतलब जिंदगी भर सीटियां, जैसे बस वो ट्रक के टायर वो पंचर, वो ब्रेक लगते हैं ना, प्रेशर डाउन होता ना, वो सीटें ही निकलेगी जिंदगी भर, है ना, हवा निकालना। तो वैसे आप ये हैं, तो ध्यान देना है कि श्वास की बीमारी से ग्रसित, श्वास की बीमारी से ग्रसित। उसके बाद में लंबा चौड़ा शरीर, लंबा चौड़ा शरीर, लंबी भुजाएं, व्यायाम प्रिय और खलियाड़ी प्रवृत्ति। इनका जो बीमारी होना है, विकार, जोड़ों व मांसपेशियों के दर्द से ग्रसित।
जोड़ों व मांसपेशियों के दर्द से ग्रसित जितने भी ठीक है, ये याद करना। गुरुदेव अघोरी बाबा तमोगुण में नहीं आएगा। देखो साधु संत है वो, अघोरी बाबा जो होते हैं वो साधु संत होते हैं। जादू टोना जो करने वाले जो होते हैं ना, वो काला जादू करते हैं। वो तांत्रिक जो होते हैं ना, वो चांडाल प्रवृत्ति में आते हैं। अघोरी बाबा एक संत है, जैसे भगवान शिव की अघोरी बाबा तपस्या करते हैं, गले में मुंड लटकाते हैं, मुर्दे के साथ में वो अपनी सिद्धियों को सिद्ध करते हैं, तो वो तमोगुण के अंतर्गत नहीं आएगा। किसके अंतर्गत? वो साधु संत योगी सन्यासी। जिस भाई अघोरी बाबा का किसी से क्या लेना देना, वो अपने धर्म के प्रचार में अपनी तपस्या में लीन रहते हैं, वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही कार्य करते हैं। जो गांव में पाए जाते हैं ना तांत्रिक, जो नर बलि देते हैं, वो बलि देते हैं हर किसी के साथ। बहुत सारी बार आप किसी दीवार पर लिखते हो ना कि बंगाली बाबा खोया हुआ प्यार मिनटों में प्राप्त करें, स्वतंत्र से छुटकारा, ये ऐसे इसके अंतर्गत है। यार तुम भी जवाब क्यों नहीं दे? गुस्सा हो क्या गुरुदेव? किससे गुस्सा? मैं तो गुस्सा हो ही नहीं, है ना? तो ये बातें ध्यान रखना जोड़ों के दर से। देखो खिलाड़ी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं ना, खिलाड़ी प्रवृत्ति के जो एक्स्ट्रा नहीं, मैंने आपको पहले भी समझाया, खिलाड़ी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनकी मांसपेशियों और जोड़ों के दर्द में जो दर्द रहेगा रहेगा। बहुत सारे जैसे क्रिकेटर के बारे में बहुत सारी बार आता ना, जैसे विराट कोहली की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण मैच से हटे और अनुष्का के साथ छुट्टी पर निकले। समझ रहे हो ना? दुबला पतला लंबा शरीर, दुबला पतला लंबा शरीर, ठीक है, छोटे कंधे, चिड़चिड़ा स्वभाव, ठीक है। ये याद रखना, इनका जो विकार होता ना, काली व कुकर खांसी से ग्रसित। इनका जो विकार है, इनका जो बलगम होता है वो काला होता है, और ये खांसते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कुत्ता भौंक रहा हो, है ना? ये स्थिति छापो। टेस्ट है क्या? किस चीज का? इंग्लिश। कितने साथी दोगे?
आवाज नहीं। आवाज क्यों भाई? पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार और भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण हमारा यहां पर पूरा होता है। फिर याद रहे, अब आते हैं व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत। हेडिंग डालें, व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत। व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत। व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांतों में सबसे पहला सिद्धांत हम देखने वाले हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। प्रतिपादक हैं सिगमंड फ्राइड। सन 1900 में यह सिद्धांत दिया और सिगमंड फ्राइड वियना का था, ऑस्ट्रिया। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड, सन 1900, वियना, ऑस्ट्रिया। ठीक है, नाम पता लिखो। सिगमंड फ्राइड, वियना, वियना, ऑस्ट्रिया। चलिए साहब, देखो, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत मतलब मन के भागों का विश्लेषण या मन का विश्लेषण। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप सभी यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, आपने कोचिंग ज्वाइन की है ना, सुबह या शाम को आपकी जब भी क्लास होती है आप तैयार होकर यहाँ आते हैं, तो बोलो कौन से मन की वजह से आते हैं? चेतन मन की वजह से आते हैं या अचेतन मन की वजह से? चेतन। अच्छा, कोचिंग आने से पहले आप मन में विचार करते हो यार अब कोचिंग जाना, टाइम हो रहा है, तैयार हो जाऊँ, ऐसा कुछ सोचते हो? तो ये याद रखना कि आपके द्वारा जिंदगी में कोई भी कार्य जब भी शुरू किया जाता है, जब भी कोई कार्य प्रारंभ होता है, तो अचेतन मन के माध्यम से शुरू होता है। यहां आते हो तो अचेतन मन की वजह से आते हो, क्योंकि सोचने समझने विचार चिंतन करने का काम किसका होता है? अचेतन मन का होता है। आपकी बुद्धि कौन से मन से जुड़ी होती है? अचेतन मन से। तो जब सोचोगे समझोगे कि हाँ अब मुझे जाना चाहिए, मुझे तैयार होना चाहिए, अब टाइम होने वाला है, विचार करोगे तो ही तो आते हो। अगर विचार कर लोगे आज तो मुझे जाना ही नहीं, मैं तो आज बंक मारूंगा, बोलो आओगे क्या? नहीं आओगे। तो सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्ति का प्रत्येक कार्य अचेतन मन के माध्यम से प्रारंभ होता है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्ति का प्रत्येक कार्य किसके माध्यम से? अचेतन मन के माध्यम से प्रारंभ होता है। लेकिन व्यक्ति कार्य करते समय कौन से मन में होता है? चेतन मन में। जैसे मैं घर से क्लास लेने के लिए आता हूं तो मेरे मन में विचार आता है आज मुझे क्लास में जाना है, मुझे ये पढ़ाना है,
इसका मतलब मैं अचेतन मन के माध्यम से रेडी होता हूँ। यहाँ आने के बाद मैं पढ़ाने का काम करता, बोलो कौन से मन में पढ़ा रहा हूँ? चेतन मन में। आया कौन से मन की वजह से? अचेतन मन। पढ़ा रहा हूँ, बोलो कौन से मन में पढ़ा रहा हूँ? कभी कभी किसी भी व्यक्ति से अगर गलतियां होती तो वो कौन से मन की वजह से होती है? अर्धचेतन मन। सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्ति का प्रत्येक कार्य अचेतन मन के माध्यम से प्रारंभ होता है। व्यक्ति कार्य करते समय चेतन मन में होता है और व्यक्ति को जीवन में मिलने वाली असफलताएं अर्धचेतन मन के माध्यम से प्राप्त होती है। अतः सिगमंड फ्राइड ने मन के 3 भागों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया, अतः इसे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहा जाता है। करेक्ट? लिखें। लेकिन सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्ति के या व्यक्ति का प्रत्येक कार्य, सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्ति का प्रत्येक कार्य सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्ति का प्रत्येक कार्य अचेतन मन के माध्यम से प्रारंभ होता है। व्यक्ति का प्रत्येक कार्य अचेतन मन के माध्यम से प्रारंभ होता है। अचेतन मन के माध्यम से प्रारंभ होता है तथा व्यक्ति कार्य करते समय चेतन मन में होता है। तथा व्यक्ति कार्य करते समय चेतन मन में होता है। व्यक्ति कार्य करते समय चेतन मन में होता है और व्यक्ति को जीवन में मिलने वाली असफलताएं अर्धचेतन मन के माध्यम से प्राप्त होती है। व्यक्ति को जीवन में मिलने वाली असफलताएं अर्धचेतन मन के माध्यम से प्रारंभ होती है। व्यक्ति को जीवन में मिलने वाली असफलताएं अर्धचेतन मन के माध्यम से प्राप्त होती है। अर्धचेतन मन के माध्यम से प्राप्त होती है। कंप्लीट। अतः सिगमंड फ्राइड ने मन के 3 भागों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया। सिगमंड फ्राइड ने मन के 3 भागों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया। इस कारण इसे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहा जाता है। इस कारण इसे कौन सा बेटा? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहा जाता है। कंप्लीट। तो सिगमंड फ्राइड ने मन के कितने भेद बताए? 3। और 2 भेद किसने बताए? कार्ल युंग ने। ठीक है। और 3 प्रकार किसने बताए? तो ठीक है, सिगमंड फ्राइड ने। चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। देखो, चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन का मतलब यही है कि मन का वह भाग जो हमारा ध्यान विषय वस्तु पर केंद्रित करे तो चेतन मन कहलाता है। मन का वह भाग जो हमारा ध्यान विषय वस्तु पर केंद्रित न कर बाह्य जगत में विचरण करता हो, बोलो कौन सा मन कहलाता है? अचेतन मन कहलाता है। और पूर्व में सीखी गई विषय वस्तु का समय पर ध्यान में न आकर कुछ बाधाओं के बाद ध्यान में आना अर्धचेतन मन कहलाता है। परीक्षा देते समय हमारे हाथ में जैसे पेपर आता है ऐसा लगता है सब कुछ आ रहा है। जब गोले भरने की बारी आती है तो ऐसा लगता है कि चूक गए और ए की जगह बी की जगह सी डी भर दिया। और जैसे एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं हमारा प्रश्न नजर आता है और हमारा दिमाग खराब, ओ तेरी ये तुम आते हुए भी क्या हो गया? गलत हो गया। बोलो आप कौन से मन में थे? अर्धचेतन मन में। मतलब अब पछताए होत गया जब चिड़िया चुग गई खेत। चलिए, शुभकामनाएं मेरी ओर से आपको टेस्ट के लिए। थैंक यू।